हेलो दोस्तों। आज हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। ठीक है। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? ठीक है। हम लोग भी हैं, ऐसा सोचते थे पहले। ठीक है। जब गाड़ियां तो अब आई है। ठीक है। आज से लगभग 50 साल पहले से आई है। लेकिन जब गाड़ियां वाड़ियां इतनी नहीं थी या कोई चीजें नहीं थी, तो लोग यही सोचते थे कि पहले कैसे क्या लोग होते होंगे। हम लोग भी सोचते थे कि आज से लगभग कई साल पहले जब किसी के घर में जल्दी साइकिल नहीं होती थी, तो वो लोग यात्रा कर नहीं करते थे। ठीक, पैदल यात्रा करते थे। तो यही चीज तुषार भी सोच रहा है कि आज से लगभग कई साल पहले जब रेल नहीं थी या बस नहीं थी, तो लोग कैसे एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक, कब से? 20 लाख साल पहले। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, इसके भोजन के इंतजाम करने की विधि के अनुसार। ठीक। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है। मछली और चिड़िया पकड़ते थे। मछलियां और चिड़िया फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ठीक, जैसे आज यहाँ पर आखेट किया, उन लोगों ने शिकार किया। ठीक, कल शिकार करने के लिए कहीं और चले गए क्योंकि एक ही जगह पर तो जानवर है नहीं कि मिल जाएगा। कल कहीं दूसरी जगह पे गए, परसों कहीं और अन्य जगह पे गए। ठीक है। ऐसा करने के कई कारण थे। ठीक, पहला यह कारण कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए उन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। ठीक है। अब जैसे हिरण है, आज यहाँ की घास खा रहा है। ठीक, घास खत्म हो गई तो कल कहीं दूसरी जगह पे जाएगा घास खाने, तो उसका शिकार करने के लिए लोग भी उसके पीछे जाया करते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह से पे आराम से ऐसे ही चले जाते थे शिकार करते करते। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कारण कितने हैं। पहला कारण क्या था? पहला कारण यह था कि ज्यादा दिनों तक के आसपास के पौधे फलों जानवर खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक दूसरा कारण यह था कि हिरण जैसे आज घास खाई, कल घास खत्म हो गई, कल दूसरी जगह गई तो शिकार के लिए जाया करते थे। तीसरा कारण था मौसम। ठीक है। कि मौसम बदलता है तो वो भी लोग दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि आज पता चला पेड़ में फल आया, अगले मौसम में पेड़ में फल नहीं आया तो वो दूसरी जगह जाते थे। ठीक। और चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव है। भाई आज यहाँ पानी है, सूखा पड़ गया, कल कहीं और गए, किसी नदी के किनारे गए, वहां रहने लगे। ठीक। इसका मतलब यह है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे गए, कैसे जाया करते थे। ठीक है। और कैसे गए? ठीक, पहला क्या था, इसलिए पहला ये था कि एक जगह से दूसरी जगह आसपास के पौधों फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक, जैसे आज यहाँ खा लिया, समाप्त कर दिया। ठीक। दूसरा क्या था कि हिरन थी या कोई जानवर था, उसके चक्कर में चले गए, उसके पीछे पीछे। ठीक। तीसरा था कि सीजन के हिसाब से चले गए, कि आज नहीं है कोई चीज सीजन के हिसाब से तो अगले सीजन में आएगी तो दूसरी जगह चले गए। ठीक। चौथा था कि पानी, आज पानी यहाँ है, कल नहीं होगा तो दूसरी जगह जाते थे। ठीक है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? ठीक, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक। अब लोग क्या करते थे कि जब जानवरों को मारना होता था तो लकड़ियों और पत्थरों और हड्डियों के औजार बनाया करते थे। ठीक है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। ठीक है। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। ठीक है।
लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, क्या करते थे, लकड़ियों से फल फूल कटते थे, ठीक, हड्डियां और मांस काटते थे, फिर पेड़ की छाल हटाते थे, जानवरों की खाल उतारते थे। ठीक है, और लकड़ियां जो थी उनके मुट्ठे लगाकर भाले और बाण हथियार बनाते थे। ठीक, और कुछ औजार थे जिनकी लकड़ियां काट काट कर उनका उपयोग ईंधन के लिए और झोपड़ियां औजार अन्य चीज बनाने के लिए किया करते थे। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा, ये है, और ये देखिए यहाँ पे उसमें छिद्र कर रहा है, गड्ढा कर रहा है। ठीक, इससे खुदाई कर रहे हैं इस औजार से। इधर लिखा है पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के जो बाएं है, ठीक, बाएं जो तस्वीर है उसमें लिखा है पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, ये इसकी बात कर रहे हैं, किया जाता था। और जो दाएं तस्वीर बनी है उसका मतलब उसमें जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ठीक, सिलते थे, इसको सिलते थे और इसे जड़ें खोदते थे पेड़ की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक, कहां पर, चलिए देखते हैं मानचित्र 2 को, त्रिकोण वाले स्थान में। ये देखिए त्रिकोण, त्रिकोण वाले 3 है स्थान, एक है भीमबेटका, ठीक, दूसरा है हुसंगी, तीसरा है कुरनूल गुफाएं। ठीक है, ये लिखा है पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। ठीक, यहाँ क्या मिलते थे, यहाँ पर जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक, खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक, इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। ठीक, मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए, कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। ठीक, ये जो 3 थे जिनका नाम था भीमबेटका, होसंगी, कुरनूल की गुफाएं, यहाँ पर लोग रहते थे। ठीक है, और क्या क्या है, क्योंकि पत्थर के उपयोग बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। भाई पत्थर के पास क्यों रहना चाहते थे कि पत्थर जहां ज्यादा होंगे तो हम लोग उनको नुकीला कर सकेंगे और उससे औजार बना सकेंगे, जिससे हम अपनी धरती जमीन भी खोद सकते हैं। ठीक, कोई चीज सिल भी सकते हैं और जानवरों को भी मार सकते हैं। ठीक, ये देखिए इधर क्या लिखा है, भीम भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी थी? भाई उनको भी जाड़ा लगता था, उनको भी गर्मी लगती थी, बारिश होती थी तो वो भी भीगते थे। ठीक है, तो उनको आराम के लिए गुफाओं में जाया करते थे। ठीक है, शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है? ठीक, एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, कुछ इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण प्रदेश, उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। ये देखिए, ये लग रहा है कि ये आदमी है तो ये कोई जानवर है, उसको दौड़ा रहा है। ठीक है, इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक, इसका मतलब वो लोग चित्रकारी भी जानते थे। ठीक है, देखिए कैसे कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है। ठीक है, ये देखिए पत्थर पूरा, पूरा स्थल। पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल उस समय को कहते हैं, स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, पूरा स्थल उसे कहते हैं, ठीक, जहां पर पुराने किसी प्रकार के औजार मिले, बर्तन मिले या इमारत या उसके कुछ अवशेष मिले। ठीक है, और ऐसी वस्तुओं का जो निर्माण होता है वो अपने काम के लिए किया जाता था। ठीक, और बाद में वे क्या उन्हें वही छोड़ देते थे। ठीक, ये ज्यादातर कहाँ, जमीन के ऊपर भी मिलते थे, जमीन के अंदर भी मिलती थी, या समुद्र, अब समुद्र में कैसे मिलती थी, कहीं पानी आया, बाढ़ आई, वो नदी में मिलके अपनी चली गई और फिर धीरे धीरे वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी नदी में होते हुए समुद्र में चली गई। ठीक, और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक, और जो औजार भारी हुआ वो नदी के तल में ही रह गया, जैसे बाढ़ आई या कुछ भी हुआ, कसके पानी आ गया। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ढूंढो। ठीक, कुरनूल गुफा कहाँ, अभी देखा था हम लोगों ने, नीचे की तरफ थी कुरनूल गुफाएं, ये देखिए। ठीक है, ये हमारी कुरनूल गुफाएं हैं। ठीक, यहाँ राख के अवशेष मिले, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक, अब राख के अवशेष कहाँ मिले थे? कुरनूल गुफा में। ठीक है, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? ठीक है, नाम अब बताइए, सोचिएगा, नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्व ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को
वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक, आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक, ये देखिए याद रखिएगा। यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ठीक, पूरा मैंने क्या, प्राचीन, और पाषाण मीन्स पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कब से? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 12,000 मतलब 20 लाख साल पहले, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एक बार याद कर लीजिए, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। ठीक है, किसको? इसको इसको पूरा पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला आरंभिक, दूसरा है मध्य, और तीसरे क्या है, उत्तर। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। ठीक है, इसी काल के दौरान। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ, ठीक, यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। कब से? पहला जो था वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक, और दूसरा 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आम तौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। क्या होते थे इसके पाषाण औजार? आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिन्हें हम क्या कहते थे, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण। ठीक, प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ठीक है, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इस नवपाषाण युग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग कहा जाता है। कब? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। ठीक है, नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? ठीक, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में भी इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, हमें क्या पता होगा कि उस समय जगह को के नाम क्या होंगे। पहले कुछ और नाम होता होगा, बीच में बदल गया, कुछ और नाम हो गया। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। कब? 12,000 साल पहले दुनिया में क्या, जलवायु बड़े बदलाव करने लगी। ठीक, और क्या होने लगा, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाली मैदान बनने लगे। ठीक, इससे से हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। ठीक, कि वो लोग किस समय खाते पीते हैं, क्या खाते हैं, किस समय प्रजनन करते हैं, ठीक, उसकी जानकारी लेने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। ठीक, अब धीरे धीरे जब इंसान किसी चीज को देखता है तो फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचता रहता है कि आओ देखते करके देखते हैं, शायद ये देखे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। ठीक है, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। क्या? मछली। इसका मतलब उस समय वो लोग मछली भी जानने लगे थे, मछली के क्योंकि अवशेष मिलते हैं। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत, इससे पहले हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? पहले चैप्टर में क्यों कहा कैसे में कि खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? गारो हिल्स पे। ठीक है, नर्मदा जो सॉरी विंध्यास की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, और नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, वहां पे खेती होने लगी थी। ठीक है, इससे पहले वाले हमने चैप्टर में पढ़ा था कि गारो और जो विंध्य की पहाड़ियां हैं वहां पे खेती होने लगी थी, जहां पर विंध्य की पहाड़ियों में सबसे पहले क्या, चावल उपजाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान उप महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगाने लगने लगे थे। ठीक, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। वो तो है ही भाई, धीरे धीरे वो लोग सीख गए थे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। भाई पहले उन्होंने जब गेहूं उगा, धीरे धीरे कई साल तक उन्होंने देखा कि यह बीज होता है, धीरे धीरे जब ये मिट्टी के संपर्क में आता है तो इससे पौधा निकलता है और फिर ये गेहूं का एक बड़ा पौधा बन जाता है। तो इसी तरह वो लोग प्रक्रिया देखते रहते थे। तो उनके मन में एक ये विचार आने लगा था कि वो लोग जानने लगे थे कि हाँ ये खाने वाली चीज है और ये ऐसे इस समय होती है, इस मौसम में होती है, गर्मी के मौसम में, ठीक है, जाड़े की सॉरी मौसम में होती है। वो लोग सोचने लगे थे धीरे धीरे। ठीक है, इससे वो धीरे धीरे किसान बनने लगे। ठीक है,
इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। भाई जब उन्होंने हिरन देखा या कोई कुत्ता देखा या कोई अन्य जानवर देखा तो उसके उसका चारा मतलब उसका जो वो जो खाता है वो चीज़ें रख के उसको अपनी तरफ आकर्षित किया कि हम इसे पाले, फिर टाइम पे जब मर्जी हो तो हम इससे इसका दूध या फिर इसका मांस खा के अपने आप को जीवित रख सकें। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ठीक, धीरे धीरे क्या करने लगे, सुअर जानवरों और आदि जानवरों को अपने घर की तरफ उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक, लोग ये अनुमान लगाते हैं, भाई सोचना भी सही है। अब धीरे धीरे ही लोग पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? ठीक है, अच्छा सोच के हम बताते हैं कि कुत्ते को क्यों पालतू बनाया होगा। सोचिए, भाई कुत्ते को इसलिए पालतू बनाया होगा कि कुत्ता एक वफादार होता है। ठीक, जब उन्होंने देखा कि जब उसको रोटी दिया तो वो उसके चारों तरफ मंडराता है और कोई भी बाहरी आता है जब कोई तो उसको डपट लेता है, तो उन्होंने ये भी सोचा होगा कि ये हमारी एक प्रकार से रक्षा भी कर सकता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने उसको पालतू बना लिया कि अगर हमारे समय कभी कोई हमें जंगली जानवर वैसा जैसे कि कोई भेड़ है या कोई बड़ी बकरी है या कुछ भी है हमला कर दे तो शायद कुत्ता ही हम लोगों को बचा ले, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। ठीक है, अब देखिए बचने की प्रक्रिया। लोग द्वारा पौधे ठीक उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ठीक बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक, बचने की प्रक्रिया किसे कहते हैं? लोगों द्वारा पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करना। ठीक, अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि सब बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण देके समझ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक, यही रही, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंडले अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ठीक, ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रख सके। ठीक है, अब उन लोग को कैसे पे पेड़ थे होते थे जिसके दाने बड़े हो और उसका जो डंठल होता था वो उनका जो पेड़ है उसको अपना खड़ा रह सके, पेड़ गिरे ना। ठीक है, इन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है। ठीक, जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। ठीक है, मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हुए। ठीक, अब भाई जो जंगली जानवर थे उनके दांत नुकीले होते हैं। ठीक है, और वो लोग खतरनाक भी होते हैं, लेकिन जो पालते थे जानवर जो लोग उन जानवरों के जो दांत थे नुकीले नहीं होते थे। ठीक है, और वो खतरनाक भी इतने नहीं होते थे जितने जंगली जानवर होते थे, उनको काबू में भी किया जा सकता था जल्दी। इन दांत को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है, बता सकते हैं? ये जो बड़ा दांत है, ठीक है, ये जंगली सुअर का है और जो छोटा दांत है ये पालतू सुअर का है। ठीक है, बचने की प्रक्रिया पूरे दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। भाई एक दिन में तो वो लोग गेहूं चना ये सब उगाना तो नहीं जान पाएंगे, जो चीज फसल ये लोग धीरे धीरे देखेंगे पहले, फिर सोचेंगे ये है क्या और फिर करेंगे, फिर सीजन बाय सीजन ये सब करेंगे। तो ये कम से कम एक दो दिन में नहीं होगा, ये कई साल तक चला तब ये लोग धीरे धीरे जान पाए। ठीक, लिखा नहीं, बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। कब से 12,000 साल पूरा उनका लग गया सब कुछ जानने में। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। ठीक, अगर ये लोग जानते ना तो आज हम लोग भूखे ही मरते। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। ठीक, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इंसानों ने गेहूं और जौ की खेती की थी। उस कहाँ खेती की थी? ठीक, कहाँ के खेती की थी ये हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों कुत्तों के बाद भेड़ बकरी आती है। ठीक, ठीक है, नवीन जीवन शैली। अब ये देखिए, अनाज का उपयोग बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। ठीक है, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। ये तो है ही, साफ साफ लगता है। इनमें कुछ दिन महीने या फिर साल तक लग सकता है। ठीक है, इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज के बोने से लेकर फसल की पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग
बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक भाई, धीरे धीरे वो लोग फसल उगाते थे, वहीं रहते थे। ठीक, उसकी खरपतवार सिंचाई, ठीक खरपतवार हटाते थे, सिंचाई करते थे, जानवरों से बचाते थे, चिड़ियों से बचाते थे। ठीक है, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाके में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, ठीक है, टोकरियां बनी बुनी, या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब के कारण बताओ। ठीक है, अब सोचिए कि जो शिकारी होते थे, ठीक, वो भोजन जो जो संग्रह करते थे, वो बर्तन क्या बनाते होंगे और उनका उपयोग करते होंगे? अब शायद तो बर्तन तो नहीं बनाते होंगे। जब वो लोग धीरे धीरे जब बर्तन बनाना सीख गए होंगे तब करते थे होंगे। और जब वो लोग कुछ जानते ही नहीं थे, सिर्फ कच्चा मांस खाना जानते थे, जब आग की खोज नहीं हुई थी, तो मारते थे और लेके खा लेते थे इसे ही। हमको नहीं लगता वो बर्तन बनाना जानते होंगे। शायद जानते भी हो, इसको कोई क्लियर, मैं तो नहीं जानता। जानवर चलते फिरते खाद भंडार। वैसे मेरा तो उत्तर यही है कि अगर आग से पहले, जब आग नहीं खोज की थी, उससे पहले जब वो लोग कच्चा मांस खाते थे, तो वो लोग बर्तन तो होगा नहीं उस समय। ठीक, बाद में धीरे धीरे वो लोग जब डेवलपमेंट होने लगा तो बर्तन बनाए थे। ठीक, जानवर चलते फिरते खाद भंडार। ठीक, जानवर बच्चे देते हैं, जिनकी संख्या, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक, आज के लोग जो अपने आप को पक्का शाकाहारी कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं पक्का शाकाहारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ठीक, वो लोग जान ले कि आज से लगभग कई लाख साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, वो लोग यही मांस खाते थे। वो लोग कोई वो नहीं थे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हम लोग भी मांसाहारी हुए, लेकिन ठीक है, हम लोग को शाकाहारी ही होना चाहिए। ठीक है, हमें मांस ही मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक, पशुपालन क्या है? भोजन के एक भंडारण का तरीका है। ठीक, क्योंकि अगर बाई चांस मान लो हमने गाय पाली, ठीक, गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। ठीक, बाई चांस जब दूध नहीं देती थी तो लोग उसे मार के खा भी जाते थे। ठीक, या फिर बकरी जब दूध नहीं देती थी तो लोग उसे मार के खा भी जाते थे। जब तक कोई जानवर दूध देता था तब तक ठीक, नहीं दिया उसको मार के खा गए। ठीक है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? ठीक, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आज जो जानवर है, वैसे हमारी गाय जो है हमारी माता है, सिर्फ उनका उपयोग दूध के लिए होता है। ठीक, क्योंकि सरकार ने उनके खिलाफ रोक लगा दी है। पहले लोग गायों को काट लेते थे, आज सरकार ने उन पर रोक लगा दी है कि गाय हम नहीं काट सकते हैं। हम सिर्फ, एक तो वो हमारी माँ के समान है, हमें दूध देती है, इसीलिए हम उन्हें। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ठीक है, मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये नीले रंग के जो हैं, यहाँ पे क्या नवपाषाणिक पुरा स्थल है, जहाँ पर क्या साक्ष्य मिले हैं लोगों के। ठीक है, यहाँ 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 साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये दिखाया है मैप में। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है। ठीक, पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में है। आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। कहाँ? आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। ठीक है, गलती से या जानबूझकर वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते थे। ठीक है भाई, जो जले हुए अवशेष मिले, वैज्ञानिक सोचते थे कि ये जली होंगी या जलाई गई होंगी। ठीक, जानवर होते थे, उनकी हड्डियां मिलती थी। ठीक, जली हुई फसलें मिलती थी। ठीक, कुछ बीज मिलते थे, जिनकी वजह से ये लोग वैज्ञानिक थे, पता लगाते थे। ठीक है, स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुरझूम। ठीक, वर्तमान कश्मीर में है कहाँ? बुरझूम। कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गड्ढे के नीचे घर को क्या कहते हैं? गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों को पर आग जलने की जगह मिली। ठीक,
ये जब आग की खोज उसमें हो ही गई थी तो ये लोग आग जलाते थे। आग से क्या होता था, उनको गर्मी मिलती थी, ठीक, और बाहरी जानवर भी नहीं आते थे। आग जलने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। भाई आग का तो उसमें इस्तेमाल होने लगा था, तो लोग क्या करते थे, भाई ठंडों में आग अपने घर के अंदर जलाया करते थे, खाना अंदर बनाते थे, और गर्मियों में बाहर आग जलाते थे, खाना बनाया करते थे। ठीक लिखा है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक, यह गर्तवास का चित्र बनाओ। ठीक, हमें गर्तवास का चित्र बनाना है। ठीक, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिलते हैं। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। ठीक, ये कहा पूरा पाषाण युगीन पत्थर है। ठीक, इसीलिए इन्हें क्या माना गया है, नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और अन्य चीज का प्रयोग आज हजारों साल बाद ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ओखली और मूसल का प्रयोग क्या करते हैं, अनाज पीसने के लिए। इस तरह प्राचीन प्रस्तुर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, हड्डियों से और पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। ठीक, नवपाषाण युग के उपकरण ये देखिए। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन अलंकरण भी किया जाता था। बर्तन का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। भाई खेती करना तो जान ही गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? ठीक, इस पात्र में क्या रखा होगा? अनाज रखे होंगे या कोई खाने पीने वाली चीज, मांस वांस। के ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन का अपना लिया। भाई एक दिन में तो कुछ कर नहीं पाए होंगे, कई हजारों साल लग गए होंगे इनको हर चीज जानने में। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ कहाँ है, मानचित्र में आप देखिएगा। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। देखिए क्या है दिया, आइए ढूंढते हैं मेहरगढ़ कहाँ है। ये देखिए मेहरगढ़, ये देखिए अपना इधर, ये देखिए मेहरगढ़ है। ठीक है, मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ कहाँ पे, बोलन दर्रे के पास, ये इंपॉर्टेंट है। हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली। सुअर और जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की, ठीक है, हड्डियां मिली। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ठीक, कुछ में अपना भंडार रखते होंगे अपना अनाज। मेहरगढ़ के घर का चित्र देखिए। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? ठीक, सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की अवस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक, लोग जब मरते थे तो उनके अंदर सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इससे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक, बकरी को सोचिए कैसे कैसे लोग थे। इंसान मरा, उसके साथ बकरी भी रख दी कि जहां जाएगा रास्ते भर अपना, जिस लोक में जाएगा रास्ते में भूख लगी तो खाते खाते जाएगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये देखिए बकरी का कंकाल, बताइए कहाँ। अन्यत्र फ्रांस में गुफा में कई चित्रकारी, ठीक, की गई चित्रकारी देखिए। ये बैल बने हैं। आपने एटलस में फ्रांस ढूंढिएगा। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी।
इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले थे से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, ठीक, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअर की गहरे चमकीले रंगों में चित्रित किया गया है। ठीक, इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभवतः है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक, ये वैज्ञानिक सोच रहे होंगे। ठीक, क्या तुम इन्हें बनाने का कोई कारण बता सकते हो? बताइए क्यों बनाते होंगे। एक नाणिक पुरा स्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल ह्यू तुर्की में है। यह दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। अब सोचिए कैसे खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे, मतलब उस समय पहिया भी नहीं था। बताओ कौड़ियों तथा सिपाहियों का क्या उपयोग होता होगा। लोग देख लीजिए भाई। आखेटक खाद्य संग्रह किसे कहते हैं, ये भी देख लीजिएगा। पूरा स्थल जो प्राचीन स्थल होता है, उद्योग स्थल जहाँ उद्योग स्थल होता है, जहाँ पर लोहा वोहा पाया जाता है या अन्य चीजें पाई जाती है। आवासीय स्थल जहाँ रहते थे। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण क्या होता है ये आपने पढ़ा। ठीक, कृषक, किसान, पशुपालक जो पशुओं को पालता है, नवपाषाण युग, कब्र। ठीक, कब्र जानते हैं, ये सब देख लीजिएगा। कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। ठीक, पृष्ठ 14 पर देखो। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियां सुनाएंगे। ठीक है, कल्पना करिए। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए। मध्य पाषाण युग कब से कब चला था? 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था? 12,000 साल पहले लगभग। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? लगभग 8,000 साल पहले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, अब आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।